बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज रावलपिंडी में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद पाकिस्तानी फ़ौज के तर्जुमान का एक अहम बयान सामने आया है और इस बयान में यह कहा गया है कि पनामा केस में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला है इस पर भरपूर तरीके से अमल दरामद किया जाएगा और इस फैसले में जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है और इस टीम में ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस के नुमाइंदे भी शामिल किए गए हैं। तो फ़ौजी तर्जुमान ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद करते हुए फ़ौज के अफसरान को इस JIT के लिए अवेलेबल किया जाएगा। अब एक सवाल उठाया जा रहा है कि ये बयान देने की क्यों ज़रूरत पेश आई। तो अगर आप पिछले 2-3 दिन के अखबारात देखें और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया को आप मॉनिटर करें, ख़ास तौर पे जो कल का दिन था, तो काफ़ी सारे लोग जो हैं वो ये सवाल पूछ रहे थे। एक अफवाह जो है वो गर्दिश में थी और पूछा जा रहा था जी कि क्या पाकिस्तान आर्मी से मुंसलिक 2 इदारे JIT में शामिल होंगे या नहीं होंगे। और कुछ बहुत ही सीनियर सहाफ़ी जो हैं उन्होंने ख़ुद एक दूसरे से पूछा, मेरे साथ भी एक सीनियर सहाफ़ी ने बात की कि सुना है कि शायद फ़ौज जो है वो इसमें अपने नुमाइंदे नहीं दे रही। तो हो सकता है कि इसीलिए ये ज़रूरी समझा गया कि पाकिस्तान आर्मी की तरफ से पोजीशन क्लियर की जाए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो भी फैसला है उस फैसले पे अमल दरामद किया जाएगा। और अब ये जो बयान आया है फ़ौज के तर्जुमान का, उसके बाद सूरत हाल वाज़ेह हो गई है और इससे ये पूरी कौम को बल्कि पूरी दुनिया को मैसेज गया कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो एक दूसरे के साथ एक पेज पे हैं और इदारों के दरमियान मुकम्मल तौर पे हम आहंगी है। लेकिन साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि कुछ सियासी शख्सियात जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे मुतनाज़ा बयानात जारी कर रही हैं। और इसी सिलसिले में आज वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने लाहौर में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने उसमें कुछ अहम बातें की। ज़रा देखते हैं कि ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने क्या कहा। जो ही अदालत उज़्मा का फैसला आया, जनाब आसिफ जरदारी ने, उनके नौनिहाल ने और इत्तेदाद आसिम साहब ने बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को टारगेट किया। पाकिस्तान के अदारों को मुतनाज़ा बनाने की, जजेस को या फौजी अफसरान की किरदार कशी की मज़मूम साजिश बंद की जाए। तो साद रफ़ीक साहब ने जो बात की है इससे हर पाकिस्तानी 100% इत्तेफाक करेगा कि ख्वा सुप्रीम कोर्ट हो या फ़ौज के अफसरान हो, इस मौके पे उनको मुतनाज़ा बनाने से गुरेज किया जाना चाहिए। लेकिन आज पंजाब के वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह साहब ने भी बात की। उन्होंने क्या कहा, ज़रा वो भी सुने। पाकिस्तान के अवाम इस बात को देख रहे हैं कि एक रिट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से खारिज होती है, वो नाकाबिल समाअत ठहरती है। उसके बाद जो है वो यहाँ पे जलसे होते हैं, उन जलसों में हद तक अमेज़ हद तक जो है वो अदालतों के मतलब गुफ्तगू की जाती है। उसके बाद लॉकडाउन का ऐलान किया जाता है, वही रिट जो है वो काबिल समाअत ठहर जाती है। बहुत अच्छा होता अगर इख्तलाफी नोट जो है वो कुरान पाक की किसी आयत से शुरू होता। बहुत ही अच्छा होता कि इख्तलाफी नोट जो है वो किसी हदीस मुबारका से शुरू होता, वो अक़वाल मोहम्मद से शुरू होता। वो पता नहीं कौन है गॉड फादर अतालवी नावल जिससे उसको शुरू किया गया। तो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी एक केस की समाअत के दौरान इमरान खान साहब से कहा कि आप जो इख्तलाफी नोट है, ये दुनिया भर की अदालतों के फैसलों में इख्तलाफी नोट आते हैं, तो आप ये जो इख्तलाफी नोट है इसको बहुत ज़्यादा मत उछालें। लेकिन आज राना सनाउल्लाह साहब ने भी कुछ ऐसी ही बातें की। अब मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाऊँगा और तारुफ करवाने के बाद मैं आपको एक जो लेटेस्ट सर्वे है, पनामा केस का फैसला सामने आने के बाद गैलप पाकिस्तान ने एक सर्वे किया है, इस सर्वे में उन्होंने क्या बताया है ये मैं आपको डिटेल बताऊंगा। लेकिन पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ कराऊंगा। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, वज़ीर ममलकत बराए कैट। उमर चीमा साहब सीनियर सहाफ़ी हैं और ये बताने की ज़रूरत नहीं कि इन्होंने ही पनामा केस जो है उसको दुनिया में ब्रेक किया था। और हमारे साथ कराची में मौजूद हैं असद उमर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। और डॉक्टर साहब और असद उमर साहब, आपकी दिलचस्पी के लिए मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो गैलप पाकिस्तान है, ये आप जानते हैं कि 2013 के इलेक्शन से पहले इसका एक सर्वे आया था जिसमें इन्होंने कहा था कि मुस्लिम लीग नून को अक्सरियत हासिल होगी। तो मुझे याद है उस वक्त असद उमर साहब जो हैं उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे इनके सर्वे पे। अब पनामा केस का फैसला आने के फ़ौरन बाद गैलप पाकिस्तान ने एक सर्वे किया है और ये बड़ा डिटेल सर्वे है। मैं इसके सिर्फ मोटी मोटी बातें आपको बताऊँगा। इसमें पूछा गया कि क्या सपोज इफ़ यू वर द सुप्रीम कोर्ट्स जज, वुड यू हैव गिवन द सेम डिसीजन और वुड योर डिसीजन हैव बीन मोर स्ट्रिक्ट और लेस स्ट्रिक्ट।
तो 40% लोगों ने कहा कि मोर स्ट्रिक्ट होता, ज़्यादा सख्त होता हमारा फैसला अगर हम सुप्रीम कोर्ट के जज होते। 21% ने कहा कि लेस स्ट्रिक्ट होता और 23% ने कहा कि जी सेम फैसला होता। इसका मतलब है 40% का ख्याल है कि फैसला मज़ीद सख्त होना चाहिए था। लेकिन जो सबसे दिलचस्प चीज़ है वो ये है कि गैलप ने पूछा मुख्तलिफ लोगों से मुल्क भर में कि पनामा केस का फैसला आने से पहले आप किस सियासी जमात के हामी थे और फैसला आने के बाद आप किस सियासी जमात के हामी हैं। तो ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। 17% लोग जो हैं वो फैसला आने से पहले कह रहे थे हम पीपल्स पार्टी को वोट देते, और फैसला आने के बाद इस हमायत में 1% कमी हुई और पीपल्स पार्टी के हामी 16% रह गए। फैसला आने से पहले मुस्लिम लीग नून के हामी 38% थे, फैसला आने के बाद मुस्लिम लीग नून के हामी 36% रह गए। फैसला आने से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी 22% थे, फैसला आने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी 25% हो गए, यानी कि 3% इजाफा हो गया। और इसके अलावा बड़ी हैरानकुन बात है कि जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप जो है उसकी मकबूलियत फैसले से पहले 2% थी और फैसले के बाद 3% हो गया, उसको 1% इजाफा हुआ है। अवामी नेशनल पार्टी को कोई फ़ायदा या कोई नुकसान नहीं हुआ। MQM पाकिस्तान की मकबूलियत फैसले से पहले 2% थी, फैसले के बाद 1% पे आ गया, उसको 1% का नुकसान हुआ है। MQM लंदन फैसले से पहले भी 0 थी, फैसले के बाद भी 0 है। PSP जो है ये इसको भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ और कोई नुकसान नहीं हुआ। और जमात इस्लामी की मकबूलियत फैसले से पहले 1% थी, फैसले के बाद 2% पे आ गया, इसको भी 1% का फ़ायदा हो गया है। मज़ीद भी इसमें काफ़ी डिटेल है, वो आप इनकी वेबसाइट पर जाकर पढ़ लीजिएगा। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, ये जो सर्वे आया है गैलप पाकिस्तान का, जारी बात है कि इस सर्वे के नताइज से आप इख्तलाफ करने का हक रखते हैं, लेकिन क्या आपको लोगों में जाके गुफ्तगू करके अंदाज़ा हुआ है कि मुस्लिम लीग नून को इस फैसले का नुकसान हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, जो कि मेरा हल्का इस्लामाबाद का है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी दफ़ा यहाँ से मैंने मुंतखब हुआ हूँ, और जो हमारे ये वीकेंड्स होते हैं सारा हमारा अवाम में और हल्के में गुजरता है। अवाम की राय जो मुझे नज़र आई है, मैं आपको बड़े वसूख से ये बात बता रहा हूँ, बड़े एतमाद से ये बात बता रहा हूँ कि मुझे अवाम पे इस फैसले का कोई असर नज़र नहीं आया, बल्कि बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ राय, और ख़ास तौर पे एक और राय जो आपके इस फैसले में नहीं है वो मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि इस्लामाबाद की अवाम में एक और राय ये पाई जा रही है कि ये सारी चीज़ें जो एक पूरी गेम और एक कहानी और पूरा एक जो आप ये कहें कि एक बतंगड़ जो है सारा ये जो बना है पनामा की शक्ल में, और उसके बाद जब फैसला अभी नहीं आया था और पाकिस्तान की ये जो जमातें अपोजिशन की कह रही थी हम इसे मन वन मानेंगे, और उसके बाद जो उनका तर्ज़ अमल है, जो झूठा मनफी प्रोपेगेंडा वो कर सके उन्होंने किया है, लोग तो उसको मुल्क के ख़िलाफ़ एक साजिश करार दे रहे हैं। लोग ये नहीं कह रहे कि ये कोई नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ साजिश है, ये कोई PMLN के ख़िलाफ़ साजिश है। वो तो कह रहे हैं कि ये वो क़ुव्वतें इसमें इन्वॉल्व हैं जो पाकिस्तान को फलता फूलता आगे बढ़ता देखना नहीं चाहती। आप देखें स्टॉक एक्सचेंज पहले कहाँ था, फैसले के बाद कहाँ है, फॉरेन इन्वेस्टर्स उनकी क्या पोजीशन है, एक वो एंगल मैं आपके सामने लाना चाह रहा था। दूसरी बात यह है जी कि एक राय जो अवाम के अंदर बहुत मजबूत और स्ट्रॉन्ग है, वो कहते हैं जी कि आप किसी प्राइम मिनिस्टर को आप किसी इस ट्रायल से ना तो घर भेजना चाहिए और ना नवाज शरीफ को जाना चाहिए। ये फैसला अवाम के पास रहना चाहिए, ये उनका राइट है, उनका लेजिटिमेट राइट है कि वो हुकूमत की तब्दीली जो है वो अपनी वोट के ज़रिए करें। किसी को लेके आना है, किसी को घर भेजना है, ये अवाम की एक वो है राइट है, पॉलिटिकल राइट है, डेमोक्रेटिक राइट है, और ये उनके पास रहना चाहिए। तो ये दो राय मुझे कल बहुत ज़्यादा देखने को मिली हैं। अच्छा, मैं असद उमर साहब के पास जाऊँगा, कराची। असद उमर साहब, पाकिस्तानी फ़ौज के तर्जुमान ने बयान दिया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जिस GIT को बनाने का ऐलान किया गया उसमें ISI और MI के नुमाइंदे भी शामिल होंगे, और फ़ौज ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करते हैं, उस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करेंगे। तो क्या तहरीक इंसाफ जो है वो अभी भी अपने इस मौक़िफ़ पे कायम है कि जो GIT है वो इंसाफ की फ्राहमी में कोई मौसर किरदार अदा नहीं कर सकती? हमने तो ये नहीं कहा कि GIT नहीं कर सकती, हम ये कह रहे हैं कि GIT के काम करने के, आज़ादाना काम करने के अंदर एक बहुत बड़ी रुकावट जो है वो ये होगी कि उसमें जो 4 इदारे शामिल हैं जो GIT का हिस्सा हैं, उनके हेड्स को बल्कि फ़ौज के और ISI के हेड्स को भी वो करती है, प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करते हैं, लेकिन चलें हम फ़ौज को सियासत से बाहर रखते हैं। ये जो बाकी सारे इदारे हैं इनके हेड्स जो हैं
ये न सिर्फ वजीर आजम इनको अपॉइंट करते हैं, लेकिन जजमेंट आप पढ़ें, आप फैसला पढ़ें सुप्रीम कोर्ट का, और बेंच पे रिमार्क्स जो उन्होंने बैठ के दिए, उन्होंने कहा कि ये इदारे मफलूज हैं, ये सो गए, ये सोते रहे हैं। उन्होंने क्या क्या नहीं कह दिया इनके बारे में, शर्मनाक का किरदार इनके बारे में कहा गया। और मैं उनकी बात कर रहा हूं जो मेजॉरिटी का फैसला जिन्होंने लिखा है, उन जजेस में से इदारों के हेड को शर्मनाक तक कह दिया गया। तो सवाल ये पैदा होता है, एक मंतकी सी बात है कि क्या वजीर आजम के बैठे हुए, जिन्होंने पहले कोई तफ्तीश नहीं होने दी, जो आईनी जिम्मेदारी थी वो पूरी नहीं करने दी, वो क्या अब करेंगे या नहीं करेंगे? बड़ा मंतकी सा सवाल है। जहां तक तारिक फजल चौधरी साहब बात कर रहे थे कि अवाम के अंदर क्या राय पाई जाती है, और आपने उनका स्किट सुनाया, क्लिप सुनाया जनाब साद रफीक का, कि फैसलों का एहतराम करना चाहिए। मुस्लिम लीग नून फैसले से पहले भी कहती थी, और तारिक फजल चौधरी साहब ने अभी इन्होंने दोबारा दोहराया है, ये सीधा सीधा तौहीन अदालत है और कुछ भी नहीं है। आप चैलेंज कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आईनी हक को कि अगर कोई शख्स कानून तोड़ता है तो वो उसको डिस्क्वालीफाई कर सकता है। यह कहना कि यह हक सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अवाम को हासिल है, सीधा सीधा तौहीन अदालत है, आइन से नाफरमानी है। अगर ये आइन के अंदर नहीं लिखा हुआ तो आप मुझे बता दें। सुप्रीम कोर्ट ने एक नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने दर्जनों एमएनएस को घर भेजा है। वोट लेना अवाम से ये सियासतदान की जिम्मेदारी है। आपको वोट मिलते हैं तो आप हुक्मरान बनते हैं या आप हुकूमत के अंदर आते हैं, लेकिन ये वोट आपको इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप पाकिस्तान का कानून तोड़ सकें। अगर आप कानून तोड़ेंगे तो चाहे आप वजीर आजम हो, चाहे आप एमएनए हो, चाहे आप कोई भी हो, अगर कानून तोड़ा है तो उसकी कानूनी सजा आपको मिलेगी। और बहुत से कवानीन तोड़ने की सजा यह है कि उसके बाद आप एमएनए नहीं रह सकते। और तारिक फजल चौधरी साहब को पता है, इनकी पार्टी के लोगों को भी कोर्ट ने घर भेजा है, हमारी पार्टी के लोगों को भी कोर्ट ने घर भेजा है, और यह कोर्ट का हक है। और यह कहना कि कोर्ट को यह हक हासिल नहीं है, यह तौहीन अदालत है। और ये साद रफीक साहब ये वो हैं जो चने के चब्बे, वो लोहे के चने चबा रहे थे सुप्रीम कोर्ट को, उनको आज सुप्रीम कोर्ट का एहतराम याद आ गया है। अच्छा, वैसे जैसे उमर साहब ने जो बात की है, मैं कहूँगा कि बड़ी दूर की कौड़ी लाए हैं ये इन्हें सरासर तौहीन अदालत नज़र इस केस में तो आ गया है। जब मैंने ये कहा है कि अवाम का एक डेमोक्रेटिक राइट है, मैंने अवाम के डेमोक्रेटिक राइट की बात किया, मैंने सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के बारे में बात नहीं की। इन्हें अपनी पार्टी का वो तौहीन अदालत नज़र नहीं आता कि एक दिन आप जनाब मिठाइयाँ बांटते हैं, रात को आपको ख्वाब आती है कि नहीं नहीं फैसला हमारे हक में तो नहीं है, हमारे खिलाफ है, उस फैसले के खिलाफ आप काली पट्टियाँ बांधते हैं, आप तकरीरें करते हैं, आप कहते हैं इस फैसले को नहीं मानते, तो वो तौहीन अदालत नहीं है। चले वो कौन सी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है? वैसे आपने भी तौहीन तारिक फजल चौधरी साहब माजरत किया गया, मीर साहब तारिक फजल चौधरी साहब वो सारे लोअर कोर्ट से उनके मुकदमात अपील की शक्ल में सुप्रीम कोर्ट के पास आए थे। लेकिन मैं अभी इस पे बहस नहीं करता, मैं कोई वकील नहीं हूं। जी असद साहब क्या कह रहे हैं आप? माजरत के साथ तारिक फजल चौधरी साहब, आपने सिर्फ ये नहीं कहा था अवाम को ये हक है, आपने कहा था किसी और को ये हक हासिल नहीं है। और दूसरा जो आप असेंबली की बात कर रहे हैं, वो मुझे आई एम सॉरी, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं कोई छोटा लफ्ज इस्तेमाल करूं, मैं ज्यादा सख्त लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर सकता, लेकिन आपको भी पता है कि आप गलत बयानी कर रहे हैं। वो फैसले के खिलाफ नहीं था, वो जो एहतजाज किया गया था वो वजीर आजम का ऐसा जजमेंट आने के बाद जिसमें 5 जजेस बैठे, 2 जज कहें इन्होंने झूठ बोला, इन्होंने खयानत की अमानत के अंदर, 3 जज कहें इनकी सच्चाई हमें नजर नहीं आई, और उसके बाद भी वो वजीर आजम बैठे रहे, उसके खिलाफ एहतजाज था, वो फैसले के खिलाफ एहतजाज। अच्छा, चीफ जस्टिस साहब को आपके सरबराह को लेक्चर देना पड़ा। अच्छा, इख्तिलाफी नोट दुनिया के हर फैसले में आते हैं, खुदा का वास्ता इतनी छलांगे ना मारें, और अल्लाह का वास्ता है, ये नहीं लफ्ज इस्तेमाल किया, चीफ जस्टिस ने ये नहीं कहा, छलांगे ना, ये नहीं कहा, लेकिन उनका मकसद ये था कि जो आप कर रहे हैं ये सही नहीं है। अच्छा उमर चीमा साहब, अपने अल्फाज अदा कर रहा हूं साहब, आपका क्या ख्याल है कि आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को आप ना बताएं कि उनका मकसद क्या था? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खुद पता है अपना मकसद कैसे बयान करना है। आप मेहरबानी ना फरमाएं और उनका मकसद ना बताएं। उन्होंने तो बयान कर दिया, आप समझने की कोशिश करें, अपने लीडर को समझाएं। चीमा साहब, मुझे आप तक आप गए किसी और केस के लिए थे इस्लामाबाद में, ये असद आपने भी इलेक्शन अगर इस्लामाबाद से लड़ना है तो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि ये जो आप सुप्रीम कोर्ट में दूसरा केस लेके गए ना, जिसके आज इमरान खान साहब गए हुए थे, ये इस्लामाबाद के रूरल एरिया में सुई गैस और बिजली के कनेक्शनों पे आप पाबंदी लगवा रहे हैं, ये इस्लामाबाद के लोगों को। अच्छा, मुझे जरा अगर दोनों आप इजाजत दें, मैं जरा उमर चीमा साहब से बात कर लूं। तो यही सूरत हाल तमाम इदारों को दरपेश है कि मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ की जो लड़ाई है उसमें जो है बात करना जो है वो बड़ी मुश्किल हो गई है। अच्छा उमर चीमा साहब, ये बताएं कि आपके क्या ख्याल है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया पनामा केस में, इसका किसको फायदा और किसको नुकसान हुआ? देखें, जिस तरह आप सर्वे की बात कर रहे थे और आपने बताया कि पीपल्स पार्टी ने 1 पॉइंट उसका कम हुआ है मकबूलियत में, इसी तरह
जो हुक्मरान पार्टी है उनके 2 पॉइंट कम हुए हैं और पीटीआई के 3 ऊपर चले गए, 3 ऊपर चले गए। अच्छा, मुझे ये लगा कि जो 1% वोट पीपल्स पार्टी के पीटीआई में चले गए हैं और 2% जो है वो नून लीग के चले गए हैं, यानी जो तीनों से, क्योंकि इनका आपस में कंपैरिजन अगर कोई ऑप्शन तलाश करता है कोई मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज में, तो वो इन तीनों के दरमियान तलाश करता है। तो एक तो ये है कि अगर इस चीज़ को मानते हैं या नहीं मानते, ये शायद अपनी तन्हाई में इस चीज़ का इकरार ज़रूर करते होंगे, पब्लिक लेवल पे इस तरह की बातें नहीं कर सकते, लेकिन पीटीआई जो पीएमएलएन है उनको डैमेज ज़रूर हुआ है। किधर इमेज कि जिधर एक क्लीन पार्टी का, क्लीन लीडरशिप का इमेज, और फिर उनके बाद सवालात उठे, यानी पहली दफ़ा इतनी ज़्यादा यानी कि उनकी स्क्रूटनी हुई है और वो जवाब देने में नाकाम रहे। अच्छा, सवालात पांच जज में जो अगर उनका इख्तलाफी नोट भी है, हाँ। लेकिन 5 जज साहबान में से किसी ने ये नहीं कहा कि वो हमें मुतमिन करने में काम। अच्छा, आपने सवालात की बात की तो मुझे याद है कि पनामा केस सामने आने से पहले जो तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स और वोटर्स हैं, ये आपके बारे में कहा करते थे कि आप नून लीग के हामी हैं और आप नून लीग के, सॉरी टू से, ये इल्ज़ाम लगाते थे पे रोल पे हैं। जब से ये पनामा केस का फैसला आया 2-3 दिन से, तो मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे आपके खिलाफ बड़ी कंपेन चल रही है और कहा जा रहा है जी कि उमर चीमा मरियम नवाज से माफ़ी मांगे, तो क्यों नहीं मांग रहा? तो ये आपके बारे में क्यों सवाल उठाया जा रहा है? अच्छा, उनका जो एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसको वो एक वीडियो आपके प्रोग्राम की उसको सर्कुलेट कर रहे हैं, मैं ज़रा उसको रिपीट कर देता हूँ कि उस टाइम बात हो रही थी कि इन कंपनीज़ का, जो ऑफशोर कंपनीज़ हैं जिनके आगे फ्लैट हैं, नीलसन और नेस्कल, इनका हकीकी मालिक कौन है? तो जो हमारे पास जो पनामा पेपर्स हैं उसमें जो डॉक्यूमेंट्स आए, जो ईमेल्स कॉरेस्पॉन्डेंस होती रही, उसमें ये जिक्र आ रहा था कि मरियम बीबी इनकी मालिका है। तो मेरा ये दावा था कि आप ये डॉक्यूमेंट्स मंगवा लें ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड से, अगर ये इस दावे की तस्दीक ना करें तो मैं, इसका मतलब है कि मैं गलत साबित हुआ और मैं आपसे माफ़ी मांग लूंगा, इस तरह मैं कहा था। हाँ, ठीक है। अच्छा, वो तो अभी तक मंगवाए नहीं है, और जो अदालत इनको बार बार पूछती रही है, इंक्वायरी करती रही है, वो कहते रहे हैं कि जो कंपनी आपके बिहाफ पे ऑपरेट कर रही थी, मिनर्वा सर्विसेज, अगर आप ये कहते हैं जी कि नहीं मरियम बीबी जो है वो इसकी मालिका नहीं थी, तो आप जो आपके उनके साथ अरेंजमेंट थे आप वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि कौन, अगर वो ट्रस्टी थी तो उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अगर हुसैन नवाज जो है वो मालिक थे तो किस तरह से, यानी कि हमें कोई ऐसी एविडेंस दे दें कि, यानी आप ये नहीं कि बगैर एविडेंस के आप इस चीज़ को डिनाई कर दें कि वो मालिका नहीं है। वो आज तक ये पेश नहीं कर सके, बल्कि इनके वकील वो अदालत में उन्होंने कहा जी कि कोई चीज़ें हैं कि जो मैं अपने क्लाइंट की तरफ से अंडर इंस्ट्रक्शन, तो आपका ख्याल है कि शेयर नहीं कर सकता? मरियम नवाज साहिबा का मामला भी क्लियर नहीं हुआ? क्लियर नहीं हुआ, यानी कि जब अदालत ने जिन सवालात का जिक्र किया है, जो 12-13 सवालात हैं, उसमें एक ये भी है कि नीलसन और नेस्कोल का असल मालिक कौन है? एग्जैक्टली। तो जब तक वो नहीं होता तो ये किस तरह कह रहे हैं, और जी यानी कि हम सुरखरू हो गए हैं, अदालत ने तो किसी मामले में आपको अभी तक क्लियर नहीं किया। वो तो भी अगर वो क्लियर करते तो ये आगे जीआईटी बनाने की क्या जरूरत थी? अच्छा, और उसमें ये हकीकी मालिक या मालिका का मामला भी शामिल है। अच्छा, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, ये मैं जानना चाहता हूँ कि कुछ अर्सा पहले तक लोग कहते थे कि जी जो पीटीआई का सोशल मीडिया सेल है बड़ी अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, बड़ा इनका गैर शाइस्ता गालियाँ निकालते हैं, उस पर बड़े कॉलम भी लिखे थे लोगों ने। लेकिन अब जो लैंग्वेज उमर चीमा साहब के बारे में इस्तेमाल की आपकी पार्टी के हामियों ने, सब जानते हैं कि आपका सोशल मीडिया सेल कौन चलाता है, उसका कौन इंचार्ज है, तो ऐसा नहीं लगता कि आप तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है उससे काफ़ी 2 आखिरी 10 कदम 10 हाथ आगे निकल गए आप? अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया जिस अंदाज से चल रहा है या जिस तरह से चला रहे हैं, हम कभी उसको, वो असल में मैं वो दिखा नहीं ना सकता क्योंकि वो बड़ी ही गैर शाइस्ता लैंग्वेज है, वो जावेद लतीफ़ साहब वाली लैंग्वेज है। मीर साहब, गुजारिश ये है कि ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासत में एक्टिव हुई है, पहले 18 साल तो इतनी एक्टिव नहीं थे, ये एक्टिव हुए हैं, पाकिस्तान में सियासत के कल्चर को उन लोगों ने तब्दील कर दी है। कि बात मैं दिल से कह रहा हूँ, एज ए पोलिटिकल वर्कर कह रहा हूँ। और उसमें ये हुआ है कि जो पूरी एक देखें ना, पूरी एक लॉट होती है, पूरी बरादरी होती है। आपकी एक साफ़ियों की, मतलब जर्नलिस्ट की अपनी एक लॉट है, हमारी एक पॉलिटिकल लॉट है, एक बरादरी है पूरी। इन्होंने इसकी मतलब वो जो एक रेस्पेक्ट होती थी, जो डेकोरम होता था, उसको ख़त्म किया है। खुद समझ नहीं आ रही कि ये क्या कर रहे हैं। यानी आपस की लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन उसके लिए भी
कोई दायरे होते हैं, कोई तहजीब होती है, कोई कल्चर होता है, ये कोई अहम हमारी बात कर रहे हैं आप। बहुत सारी चीजें नहीं, होती हैं इसका- जिसको हमें ख्याल रखना होता है कि इससे नीचे हमने हिट नहीं करना। ये डॉक्टर साहब की बात का मतलब ये है कि इन्होंने ये कल्चर चेंज किया है और ये इस तब्दीली का शिकार हो गए हैं। कल्चर चेंज नहीं किया, कल्चर तबाह और बर्बाद किया है, जैसे अभी कर रहे हैं। तो अभी ये बार-बार कह जो, रहे ये हैं जो ना, आपका सोशल मीडिया सेल गाली गलौज कर रहा है, इसकी जिम्मेदारी भी पीटीआई है। देखें बात ये है जी मीर साहब कि अगर हमारे सोशल मीडिया के कोई फर्द ये बात कर रहा है, पहली बात मैं उसे सपोर्ट नहीं कर रहा, ये गलत बात है। दूसरी बात ये है कि अगर आपकी क़यादत को, अगर आपकी लीडरशिप को उसके बारे में मुसलसल ऐसे अल्फाज और नाकाबिले बर्दाश्त वो लिखते रहेंगे तो यकीनन फिर आपके लोग लिखेंगे। नहीं, लेकिन उमर फिर आपके कारकुन उमर लिखेंगे। चीमा साहब ने तो कभी लेकिन किसी ये को गलत गाली बात है, नहीं मैं दी। इसकी इन्होंने support कभी नहीं किसी कर को रहा। गाली नहीं दी। नहीं, सिर्फ मैं- सवाल उठाते हैं। मैंने नहीं मैं- पढ़ा, मीर साहब- मैं सच्ची बात है, मैं- मैंने नहीं पढ़ा कि बारे में क्या लिखा गया मैं है, ये बात लेकिन ज़ात पहले के बारे भी में कुछ आपके लिखा प्रोग्राम गया में है की थी। तो वो मुनासिब नहीं है। मैं आज रिपीट करता हूं कि मैं पनामा पेपर्स की रिपोर्टिंग करने के बाद मैं ज़्यादा देर इस इशू पे नहीं बोला। नहीं, बात हो रही थी कि कब ये कमीशन बनेगा, ये जो भी बनेगा, क्योंकि आपका Eventually- मैं शेयर कर देखिए ना, देता हूँ आप- नाजरीन के साथ, क्योंकि आपका जाती तौर पे ये ख्याल था कि मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने आप को प्रॉपर्ली डिफेंड करने में कामयाब हो जाएगी। एग्जैक्टली। आपका अच्छा, अब ख्याल ये एज ए जर्नलिस्ट मेरी ड्यूटी है, और वो भी जो कि पनामा पेपर टीम का हिस्सा हूं, अगर ये किसी जगह पर गलत बयानी करते हैं तो पॉइंट आउट करना मेरी ड्यूटी है। यानी सर, उसमें आप अगर देखिए कोई ना, बंदा अब- ये अब कहे कि फैसला मैंने हुआ, किसी दुनिया भर में ये फैसले होते हैं, जैसे कि आज चीफ जस्टिस साहब ने कहा इख्तलाफी नोट आते हैं, इससे पहले भी आते रहे हैं। यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये पोर्ट्रे कर रही है और ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि शायद इख्तलाफी नोट ही असल फैसला है। भाई देखिए, ये तो सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो तफ्तीश का दायरा कार है वो नहीं होता है। GIT तो बननी थी या कमीशन बनना था, वो तो नेचुरल है। अगर दो वैसे- जजेस ने अपने इख्तलाफी नोट दिया है तो 3 जजेस ने उस इख्तलाफी नोट से भी इख्तलाफ किया है कि आप अपने दायरा कार से बाहर ये बात आप बिल्कुल लिख रहे हैं। ठीक है। उसको कोई नहीं कह रहा। अच्छा, वैसे और डॉक्टर- बोलना पड़ा। बस ये- आखिरी जुमला उमर साहब, उसके नतीजे में ये हुआ, फिर उन्होंने जनाब फौज को एंगेज किया। आज तो असद उमर साहब बड़े मुदब्बराना अंदाज से कह रहे हैं चले फौज को साइड पे करते हैं। फौज को चैलेंज किया, इन्होंने किया, एतजाज हसन साहब ने किया कि जनाब वो देखें, वो अफसर उनके भी तो इनके मातहत ही हैं। उन्हें 2 दफ़ा हाथ जोड़ के कहना पड़ा कि खुदा के लिए हमारे वो जो सुप्रीम कोर्ट का एतमाद है उसके मुताबिक हम चलेंगे, हमारी इंटेग्रिटी और हमारी जो इम्पार्शलिटी है उसको आप खुदा न खास्ता उस पर आप हमें ना करें। अच्छा, चीफ अच्छा, जस्टिस मीर साहब को साहब, कहना पड़ा मैं- ये शोर जो मैं- पाकिस्तान में मचा मैं हुआ है इनके ये लोगों पूरी के दुनिया लिए- में नहीं हाँ, मचता जो कहीं PMLN इख्तलाफी के नोट के सपोर्टर ऊपर। हाँ। उनके लिए मैं ये एक सवाल डॉक्टर साहब से पूछता हूं कि क्या फैसले में किसी जगह पर जिक्र है कि हकीकी मालिक या मालिका का मामला तय हो गया है, इसके बारे में कोई बहाम नहीं है? देखिए जी, मैं इसलिए अगर नहीं है तो मैं फिर मीन्स मरियम हम- बीबी को क्लीन मैं- चिट किस तरह मिल मैं गई? इसलिए ये बात कहता हूँ। अच्छा, हमारी भी कि किसी की मरियम मरियम नवाज बीबी से साहिबा कोई को जाती लड़ाई इससे नहीं है। अलग कर दिया गया है केस से, इसलिए कि जब 3 रेस्पोंडेंट्स की बात हुई है तो ये चौथी रेस्पोंडेंट की बात भी हो सकती थी कि इनके ज़ात के हवाले से जो एलिगेशन लगाए गए हैं उन्हें भी आप क्लियर करें। जिस प्रॉपर्टी की ओनरशिप की बात की गई है उसकी ओनरशिप तो हम बता चुके हैं कि किसके पास है। चलिए, आपने बता लिहाजा दिया ना, उनकी लेकिन ज़ात जो है वो इस फैसले से आपने अलग हो बता जाती दिया। है। मामला तो अभी क्लियर नहीं हुआ। अच्छा, मैं असद उमर साहब के पास जाता हूं, लेकिन असद उमर साहब, इजाजत आपसे मुझे चाहिए। मैंने एक छोटा सा ब्रेक लेना है, छोटा सा तो शायद ना हो, 3-4 मिनट का हो जाए, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदेद। और अब हम बात करते हैं असद उमर साहब से जो कराची में मौजूद हैं। असद उमर साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि आप ये मुतालबा कर रहे हैं कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है उसकी इंक्वायरी को सबके लिए काबिल कबूल बनाने के लिए, साफ़ और शफाफ बनाने के लिए वज़ीर आज़म अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दें। अगर वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा नहीं देते, जैसा कि उनकी काबीना के वज़रा यही कह रहे हैं कि जी वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे, तो फिर क्या होगा? क्या फिर तहरीक इंसाफ जो है वो GIT की रिपोर्ट आने तक एहतजाज करती रहेगी? देखिए जी, ये तो फैसला जैसे जैसे हालात आगे बढ़ेंगे उसको देख के किया जाएगा। लेकिन इसका मैं जवाब देने से पहले, क्योंकि आपने ब्रेक ले ली थी जी, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की सियासी तारीख, एक नई तारीख लिखने की कोशिश की थी डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने ब्रेक से पहले, तो मुझे थोड़ा सा मौका ज़रूर दे दें। जी जी प्लीज़। ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे जो लोग बैठते हैं जिनके ऊपर किसी सियासी पार्टी का कंट्रोल नहीं होता, इनके सपोर्टर्स में इनका कंट्रोल नहीं, हमारे पे हमारा नहीं है। वो जो गैर शाइस्ता बात करते हैं वो बिल्कुल बहुत बुरी बात है। ये भी कहते हैं, मैं भी कहता हूँ, लेकिन इतना हमारा हाफजा भी कौम का कमज़ोर नहीं हुआ। आज जब सोशल मीडिया पैदा नहीं हुआ था ना, तो हामिद मीर, आप सारे पाकिस्तान से बेहतर जानते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने बेनज़ीर भुट्टो जो एक खातून थी उनके साथ किया क्या था।
किस किस किस्म की बातें उनके बारे में फैलाई गई, कैसे हेलीकॉप्टरों से तस्वीरें फेंकवाई गई, जितनी घटिया और नीच बातें उस औरत के बारे में ये कर चुके हैं आज से, जब सोशल मीडिया पैदा भी नहीं हुआ था। ये सोशल मीडिया वाले तो उसके सामने मासूम हैं। तो ये इन्होंने जो कल्चर रखा हुआ है और जो इस तरह की शाइस्ता बातें करते हैं, और माजी करीब की अगर बात करना चाहें तो जिस किस्म की शाइस्ता जुबान इनके चीफ मिनिस्टर इस्तेमाल करते थे पाकिस्तान के मुंतखब सदर के बारे में कि उसका पेट काट देंगे, खंभों से लटकाएंगे, सड़कों पर घसीटेंगे, तो वो लोग अभी भूले नहीं है। जहां तक देखे इस वक्त जो जजमेंट है, फैसला आया है, उसको तमाम सियासी पार्टीज ने कबूल किया है। उस फैसले के अंदर एक बहुत अहम हिस्सा ये है कि इसके बाद एक JIT होनी है। जाहिर है, जैसे बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे उमर चीमा, कि 5 जजों ने ये कहा कि वज़ीर आज़म ने जो अपना दिफा पेश किया है उससे हम मुतमईन नहीं हुए, मज़ीद तफ्तीश की ज़रूरत है। अब उस मज़ीद तफ्तीश जिस JIT ने करनी है उसकी आज़ादाना हैसियत के ऊपर, उसके इख्तियारात के ऊपर तो सारे मुल्क के सवालात होंगे। और एक जो बहुत अहम सवाल, जैसे मैंने कहा, ये मेरी राय सिर्फ नहीं है, मेरी भी राय है, लेकिन ये सिर्फ मेरी राय नहीं है, ये जजेस ने बेंच पर भी बैठ के कहा, ये फैसले के अंदर भी लिखा हुआ है जी। और अगर आप तफसीली फैसला पढ़ें तो उसके अंदर वजह ही ये दी गई है कि क्योंकि वजीर आजम के अपॉइंट किए हुए लोग हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस बैठे थे, उन्होंने कोई तहकीक होने नहीं दी, इसलिए जो है सुप्रीम कोर्ट को बराह रास्त ये केस सुनना पड़ा। अच्छा, अब एक हद तक मेरे ख्याल में एक हद तक ये जिम्मेदारी अब सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने सर ले ली है और कुछ उनकी तरफ से हमें नजर आएगा जिससे कौम मुतमईन होगी। जाहिर सब होना चाहते हैं मुतमईन कि लोग देखें हाँ भाई वाकई में तफ्तीश हो रही है, तरीके से और इंसाफ होगा। एक और भी राय मैं सामने लाना चाहता हूं और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब से उसका मैं जवाब लेना चाहूंगा। आपको पता होगा लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी लॉयर्स की बॉडी है, सबसे बड़ी है, और उसके मुंतखब सदर और ओहदेदारान जो है उन्होंने एक मुश्तरका बयान में मुतालबा किया कि वज़ीर आज़म शरीफ जो हैं वो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की इंक्वायरी तक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इस्तीफ़ा दे दे। तो लाहौर हाई कोर्ट बार पाकिस्तान की सबसे बड़ी लॉयर्स की बॉडी है, उसके सदर चौधरी जुल्फ़िकार अली साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब, लंबी बात नहीं करूंगा, मुख्तसर बात करूंगा। ये बताइए कि अभी तो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है उसकी इंक्वायरी शुरू नहीं हुई, 60 दिन में उसकी इंक्वायरी आनी है। इंक्वायरी आने से पहले ही आपने मुतालबा कर दिया कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो है वो इस्तीफ़ा दें। क्या आपका मुतालबा कबल अज़ वक्त या नाजायज़ नहीं है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तो अनाउंस की है, मगर उससे पहले जो है 2 जजेस ने उनको नाअहल करार दिया है और बाकी 3 जजों ने उनको इग्नोरेट नहीं किया। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर इज फुली इन्वॉल्व इन करप्शन केसेस, वो जो भी वो मनी ट्रेल है और जो पनामा है वो उसमें वो इग्नोरेट नहीं होते। अब उन्होंने 3 जजों का जो ख्याल है, 5 जजों इन लाइन है, 3 जजों का ख्याल ये है कि ये मजीद इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड है, उनको मजीद इसमें इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए। अब हम ये समझते हैं और पूरी कौम क्या पूरी दुनिया ये समझती है कि एक सुपीरियर अपने जो है अपने सबॉर्डिनेट के सामने नहीं पेश होते। सुपीरियर की मौजूदगी में क्या IG जो है उसको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है एक कांस्टेबल के जरिए, और क्या एक सिविल जज अपने जो है चीफ जस्टिस का जो है वो उसको कर सकते हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन? तो इखलाकी और कानूनी तकाजे यही होते हैं कि लोग जो हैं वो स्टेप डाउन करते हैं, लोग पीछे हट जाते हैं। तो 60 दिन की बात है, हम गवर्नमेंट की तब्दीली की बात नहीं करते, गवर्नमेंट तो इनकी रहनी है, हम गवर्नमेंट की तब्दीली की बात नहीं करते। हम तो ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म जिनके खिलाफ इल्जाम है वो स्टेप डाउन करें, वो पीछे हटें। उनकी पार्टी की वहां 2/3 से ज्यादा मेजोरिटी मौजूद है, इन हाउस तब्दीली हो जाएगी। उसके बाद जब 60 दिन के बाद जब इन्वेस्टिगेशन तब्दील हो, अगर ये इसमें बाइज्जत बरी हो जाते हैं तो हमारा कोई इतराज नहीं होगा। चौधरी साहब, लेकिन वफाकी वजीर साद रफीक साहब ने आपका मुतालबा मुस्तरद कर दिया, तो अब आपकी क्या पोजीशन है? मैं समझता हूँ कि साद रफीक साहब जो है वो कोई चीज जैसा नहीं लगे हुए। हम जानते हैं साद रफीक साहब जो है वो क्या है और क्या उनका मामला और क्या उनका म्यार है। उन्होंने मुस्तरद करने से ये मामला तो नहीं है। हमारा तो इखलाकी तकाजा और हमारा 7 दिन का अल्टीमेटम है। 7 दिन के बाद हम पूरे मुल्क की बार एसोसिएशन, बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार और प्रोविंशियल बार कौंसिल को और तहसील और जिले बार कौंसिलों को दावत देंगे। जब जाबर हुक्मरानों के साथ कोई